नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां सपा के ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। आकाश सैनी नाम के लड़के ने मौर्य पर जूता फेंका है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और विवादित बयानों के लिए मशहूर स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में उन पर जूता फेंका गया। समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। जूता फेंकने वाले को कार्यकर्ताओं ने पहले जमकर पीटा, फिर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यूपी की राजनीति में बड़ा नाम है। कभी बसपाई कहे जाने वाले मौर्य ने बीजेपी का दामन थामा, फिर बीजेपी से बाय बाय कर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य का करीब 4 दशक का लंबा राजनीतिक करियर है और वो यूपी की राजनीति में धमक रखने वाले राजनेता माने जाते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर ये जूता फेंका गया है। एक इवेंट के दौरान का ये वीडियो भी तेजी के साथ अब वायरल हो रहा है। पहले कार्यकर्ताओं ने इसको शख्स को पीटा, उसके बाद पुलिस के भी हवाले किया है। और इसी में शुरू करेंगे बुलंदशहर से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां यूपी सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का दौरा है बुलंदशहर और खुर्जा तहसील के शाहपुर कला में पहुंचे हैं मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह। अभय चौधरी ने फूल और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। 24 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गाँव शाहपुर कला में शिरकत करने पहुंचे थे। तो बुलंदशहर मंत्री जी, आपका आगमन हुआ है, किस प्रकार का आगमन हुआ है? ये आगमन घरेलू आगमन है और आगामी चुनाव की तैयारियां हैं, क्योंकि हम लोग तो जीवंत संगठन चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। देश में प्रदेश में सरकार है। पहले मंत्री आते थे 4.5 साल बाद, और हम लोग तो जिस दिन से बने उसी दिन से हर गांव में, माजरा में, ग्राम पंचायत में, टाउन एरिया में हम लोग जाते हैं। हमारे सहयोगी अमित चौधरी हैं जो हमारे साथ ही काम कर रहे हैं सरकार में। इनका आग्रह था 2 महीने से कि मेरे यहाँ आपको आना है, कि मेरे गांव में भी सब लोग देख लें। तो इस नाते मैं आया हूँ। 2 महीने का वायदा आज मैंने पूर्ण किया, जबकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण मैं आया हूँ। दूसरी बात, आने जाने से एक दूसरे के आचार विचार और हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिलता है, तो इस कारण मैं इस शाहपुर कला में आया। मंत्री जी, 2024 का चुनाव आने वाला है, विपक्ष कह रहा है कि अब हमारी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, वो इंडिया वाले हैं। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज छोड़ गए। ये काले अंग्रेज जो हैं गोरे अंग्रेजों की औलाद है, इसलिए ये वर्णशंकर औलाद है और हम हिंदुस्तानी हैं। हम कहते हैं नेशन फर्स्ट और सेल्फ सेकंड। तो हम अपने विषय में सोच विचार नहीं करते, ये लोग अपने विषय में सोच विचार, क्योंकि 26 दल जो मिले हैं बेईमानों के 420 के घोटालेबाजों के दलों ने इकट्ठा किया है। आपने देखा होगा जो कोई कंपनी डूब जाती है, जब कंपनी डूब जाती है तो दूसरी बनाते हैं ना। पहले यूपीए थी कि नहीं? थी कि नहीं, आप बताइए। यूपीए थी, अब यूपीए डूब गई, अविश्वास आ गया पूरे भारत की जनता में, अब उन्होंने इंडिया बना दिया। तो हम हिंदुस्तान का निर्माण कर रहे हैं, वो इंडिया का कह के अपने आप को बेईमान कैसे। यूपीए डूब गई, अविश्वास आ गया पूरे। और खबर मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास का घेराव किया। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। वही संजीव बालियान ने भी इस दौरान बड़ा बयान दिया है। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन में घंटी बजाओ कार्यक्रम में शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर मंत्रियों को मांग पत्र दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए अमित का रुख कर लेंगे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ जो संजीव बालियान है उनके आवास का घेराव किया गया था, तो क्या कुछ पूरा मामला है ये? देखिए सुहानी, मुजफ्फरनगर में ये संजीव बालियान जी के आवास पर पहुंचकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है
एक धरना प्रदर्शन भी समझ लीजिए, क्योंकि लगातार जो है संजीव बालियान को इस बात के लिए अवगत कराया जा रहा था, लेकिन पीड़ित जो है लोग हैं वहां पर पहुंचे और उनका घेराव करते हुए उन्होंने अपनी मांग को रखा, जिसमें संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। लेकिन आरोप है कि कई बार इस तरह का मामला सामने आया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव भी जल्द निकट आ रहे, तो उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कहीं न कहीं लोगों के बीच नजर आ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर में भी यहाँ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास का घेराव किया गया, जिसमें संजीव बालियान इन लोगों को समझाते हुए नजर आए। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसके बाद संजीव बालियान का एक बयान भी सामने आ रहा है, वो भी सुनाते हैं आपको। पता होता तो कम से कम मैं नाश्ते की व्यवस्था कर देता। मुझे दिक्कत ये लगाई नहीं, अच्छा नहीं लगता। आप सब सुबह आए, टीम आकर गई, अब आप आए हो मुझे, लेकिन मेरी समस्या रही, मुझे पहले सूचना नहीं थी, तो इसके लिए तो माफी चाहता हूँ। एकदम से व्यवस्था होने में दिक्कत होती है। आप लोगों की एक दिन हम पहले भी कई बार आप लोगों के साथ बैठ के अलग अलग बैच में भी व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं, तो पुरानी पेंशन की संज्ञता सबके सामने आई कि इस तरह से शायद उसमें कोई कमी रही, जिस तरह से रही पेंशन लागू करने में, कि किसी की बहुत कम होगी या जो भी कारण रहे उसमें एनोमलीज हैं, ये सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। और स्वीकार करने के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा कमेटी भी इसमें बढ़ा दी गई। बीच में मंत्रिपरिषद में भी यह बात कही कमेटी बनी। अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि कमेटी किस स्टेज में, मैं भी पता करूंगा मुद्दे में हम भी, और कई बार मैं भी से पहले जो बेचा है शायद कई बात उठती इसे ऊपर रखो यार, मैं भी हमारे, अरे भैया इधर लो, दूर जाने पे नीचे लगा है सर, यहाँ इधर शायद जब ये सरकार है जो वर्तमान सरकार है जब काम करती है, तो शायद ही कोई सरकार इतने मिशन मोड में काम करती है। मैंने भी औरों को बताया कि पिछले वर्ष ही तुमसे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, प्रधान ने सभी मंत्रियों कहा कि अपने मिनिस्ट्री में जितनी पोस्ट खाली है सब लेकर आए, तो पता लगा भारत सरकार में कई लाख पोस्ट एबोलिश हो चुकी, लैप्स हो जाती है, 2 साल तक अपॉइंटमेंट ना हो। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी उन जगहों पर चुनाव लड़ेगी जहां पार्टी की स्थिति मजबूत है। इसके साथ ही उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर भी अपनी बात रखी। और वो इलाका हमेशा महत्वपूर्ण रहा है भारत के लिए भी। समाजवादियों ने हमेशा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और जितने भी समाजवादी लोग रहे, उन्होंने हमेशा कहा कि चीन से सावधान रहें। पहले अक्साई चीन और अब ये हिस्सा भी आपके हाथ से छूट गया है। अगर लोग वहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ हिस्से में वहाँ के चीन के कब्जे में है, फौज के लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फौज के लोग जानते हैं वो लेक जो हम लोग फिल्म में देखते थे कभी, उस पर कभी भी दूसरे देश के लोगों का कब्जा नहीं था। इसी तरह अगर सरकार, खासकर भारत सरकार, अपनी कमजोरी दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से मानसरोवर जाने के लिए आपको चीन का वीजा चाहिए, अगर आप वो लेक देखने जाओगे तो भविष्य। और बीजेपी नेता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर चीनी अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक करने का आरोप लगाया है। देखिए, सच्चाई ये है कि धारा 370-35 से हटने के बाद गांधी परिवार को भी ये पता चला कि शांति क्या होती है जम्मू कश्मीर में। तभी राहुल जी और प्रियंका जी पिछले साल बर्फ़ के गोले एक दूसरे पर मार रहे थे, खेल रहे थे, उसी जम्मू कश्मीर में जहां पथराव होता था, गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे,
वहीं बर्फ़ के गोलों के साथ दोनों भाई बहन खेल रहे थे। ये शांति मोदी सरकार लाई। लद्दाख यूनियन टेरिटरी का दर्जा मांग रही थी, 75 साल में नहीं दिया। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370-35 की समाप्ति होने के बाद ही लद्दाख को अपना यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी मिला और उसका बजट भी दुगने से ज़्यादा हुआ। देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट वहीं पर आ रहा है। जहां 70 साल में पानी की योजना ही नहीं पहुंची थी, वहां अब सर्दियों में पानी पहुंचता है, मोदी सरकार ने पहुंचाया है। बॉर्डर तक बिजली की तारें और बिजली पहुंचाने का काम किया है। अनेकों योजनाएं, रसोई गैस का सिलेंडर वहां पे देखने को नहीं मिलता था, उज्ज्वला गैस सिलेंडर वहां पे पहुंची। और श्रीमान राहुल गांधी जी छुट्टी बिताने गए हैं। झूठ बोलने का काम ना करें। मोदी सरकार में चीन 1 इंच भी भारत का नहीं ले सकता। और हमारी सेना के लोगों ने वहाँ उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जब गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चाइना ने किया। हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, पर राहुल गांधी जी उस समय चाइना के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक कर रहे थे। उन्हीं चीन की जहाँ की बात करते हैं, चीन से इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लिया जिसका हिसाब अभी तक नहीं दिया। और न्यूज़ क्लिक में जो चाइनीज़ पैसा लगा है उनके समर्थन में भी लगातार आकर खड़े हुए। तो राहुल गांधी जी के मुंह से भारत के लिए बात इस तरह से करना और कहना कि चाइना ये कर रहा है। और घोसी उपचुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर एक व्यक्ति ने स्याही फेंकी। इस घटना से संबंधित वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। अरुण राजभर ने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पा रही है, तो समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक गुंडे हमारे प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के ऊपर स्याही फेंकने का काम करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को नहीं प्राप्त हो रहा है और जनता का समर्थन, जनता का विश्वास आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के साथ है और एनडीए गठबंधन के साथ है। जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ खड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हताश, निराश और पूरी तरीके से भयभीत हो चुकी है कि अब हमें जनता का समर्थन प्राप्त कैसे होगा। तो इनकी अराजकता, जो इनका गुंडागर्दी है, ये इनका प्रमाण उजागर हो जाता है, क्योंकि जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद और जनता का विश्वास ही जीत नहीं पा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी अपनी हार को ये पचा नहीं पा रही है। आने वाले समयों में ऐसे ही स्याही फेंकते रहेंगे और हमारा कमर बहुत मजबूती से घोसी की जनता खिलाती रहेगी। और ये जिस तरीके से इस सब घटनाक्रम में चल रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी अब अराजकता में उतारू हो गई है, गुंडागर्दी में उतारू हो गई है। और इनका जवाब घोसी की जनता बड़े पैमाने पर आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को बहुमत से पार्टी अब अराजकता में उतारू हो गई है, गुंडागर्दी में उतारू हो गई है और इनका जवाब। और खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस भवन में गोष्ठी का आयोजन हुआ और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष ने इसके बारे में बताया। मैं गोपीनाथ, जिला उपाध्यक्ष घाटी बहराइच। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी का आज जयंती है। इसी पर आज हम लोग उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करते हुए उनकी जयंती मनाए हैं। एक राजीव गांधी जी जो है एक संचार क्रांति के जननायक थे और उन्होंने भारतवर्ष में एक क्रांति पैदा की है और पंचायती राज की देन जो है राजीव गांधी जी की देन है। एक सशक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। हम लोग उनके कदमों पर चलते हुए जो उन्होंने हम लोग को शिक्षा दी है, उसी के आधार पर हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और देश की सेवा करेंगे। आज हम लोग के यहाँ उनकी विचार गोष्ठी थी और अभी हम लोग जाकर के मरीजों को फल वल वितरित करेंगे। और खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में G20 की तर्ज पर 4 दिवसीय Y20 यूथ समिट के अंतिम दिन दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों से आए प्रतिनिधियों ने यहां चुनौतियों से निपटने के लिए एक मंच पर आकर सामूहिक रणनीति बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई।
Y20 का समापन रहा, कितना सफल आयोजन रहा और क्या कंक्लूजन निकल कर आया था? मैं ये कहना चाहूँगा हर्ष के साथ कि Y20 का एक सफल आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें जो कम्युनिके Y20 कम्युनिके की जो बात की गई थी उसको हासिल करने में Y20 ग्रुप इंडिया सफल रहा है। खासकर Y20 चेयर श्री अनमोल शोभित और उनकी टीम मिस्टर फलित सिजारिया एंड मिस्टर लक्षित मित्तल, जो दोनों यहाँ मौजूद हैं अभी, इनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने कंसेंसस सभी कंट्रीज़ के साथ एस्टैब्लिश किया और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशंस के बाद, जिसको मैराथन डिस्कशन कहना गलत नहीं होगा, कि मैराथन डिस्कशंस के बाद जितनी भी तरह के डिफरेंसेस थे, जितने तरह के भी इश्यूज़ थे, उनको रिजॉल्व करते हुए इस Y20 कम्युनिके को फाइनल किया गया है। मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर चर्चा रही? देखिए, जैसे कि हमने साझा किया कि 5 हमारी जो थीम्स हैं उसमें अलग अलग इश्यूज़ जो आए और उन इश्यूज़ को ख़त्म करने के बाद रिजॉल्व का समापन था, किस तरीके से देखते हैं? जैसे मैंने कहा था, G20 का आयोजन भारत के लिए एक गौरव का विषय है। उसी प्रकार वाराणसी में इतने कार्यक्रम का जो आयोजन हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जनपद की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Y20 इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के युवा ही जो भविष्य की गवर्नेंस, भविष्य की जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ है, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और युवाओं की सोच क्या है, आजकल नए नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं, आगे जो हमारे वर्क को प्रभावित कर सकता है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रभावित कर सकता है। एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है। सो इस तरह की जो 5 महत्वपूर्ण टीमों पे यहाँ पे जो विभिन्न देशों से आए हमारे युवाओं के बीच चर्चाएं हुई, उसमें बहुत अच्छी बात ये निकला है कि एक कंसेंसस के माध्यम से कम्युनिके का ये फाइनलाइज हुआ है और भारत के लिए, ये पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय है। जिला प्रशासन की ओर से हमने जो यहाँ जो युवा हैं वाराणसी के, उन तक पहुँचने का प्रयास किया। कई जो युवा जो चौपाल हो या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यूथ की जो मीटिंग्स हो, छोटे छोटे कार्यक्रम्स भी किए। और खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के डासना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब बीती रात डासना स्टैंड के पास एक बरगद के पेड़ पर लोगों को अजगर सांप होने की सूचना मिली और जिसके बाद से वहां लोगों का हुजूम जुमड़ पड़ा और वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अंधेरे होने के कारण वापस लौट गई। नाम है भैया आपका? नितेश राजभर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के। यूपी में कहाँ से? आजमगढ़ से। तो ये आपने कैसे पकड़ा इस सांप को? यहाँ से मैं जा रहा था, यहाँ शोर हो रहा था कि अजगढ़ है। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैं देखने को चले गया। अच्छा, तो मैं देखा तो फिर मैं ऊपर को चढ़ गया, वहाँ से ऊपर से गाले में गिराया उसको। गाले में गिराने के बाद उसको काफ़ी टाइम लगा, वहाँ 4 पाई पड़ी थी, उसको हटाया। फिर इसके बाद वो पकड़ने को आ नहीं रहा था। कैसे उसको पकड़ा करके में हाथ से पकड़ के डाल दिया। पहली बार पकड़ा? इससे पहले भी कोई सांप पकड़ा? पकड़ते रहते हैं। यूपी के हैं। अमीन अहमद। अच्छा अमीन जी, ये आपका ही यहाँ पर काम होता है? हाँ, ये हमारे बड़े भाई। किस समय आपने यहाँ सांप देखा था और क्या? शाम 7:30 बजे के करीब पे देखा गया था। पेड़ पे एक सूखी लकड़ी पे चढ़ा और उससे लकड़ी गिर गई। अच्छा, इत्तेफाक से मैं भी यही था, मैंने तो देखा तो नीचे लटक रहा था। वन विभाग को सूचना दी गई? वन विभाग को सूचना दी गई थी और रात में आ भी गई थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रात में वो नजर नहीं आ पाया, पत्तों में छिप गया था। अच्छा, ये अब कैसे पकड़ा कि किसको बुलाया गया था? अब यहीं एक हमारे गांव के ही हैं लड़के। डासना का ही है ये? हाँ, डासने का ही है। अच्छा, हमने कभी पहले हम पुलिस से जानकारी लेते हैं, अगर वो कहें कि पकड़वा दो तो पकड़वा देंगे, मारना नहीं है। अच्छा। और खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा में आपको बता दें कि क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को नगरपालिका के आदेश पर पुलिस ने रुकवाया और नगरपालिका के द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया गया जिसमें लिखा हुआ है कि कार्य जो है वो रोक दिया गया है, जिसकी वजह से और खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में सफाई कर्मियों ने सीएमएस कार्यालय का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। वो सुपरवाइजर नीरज सिंह को निकाल जाने और तनख्वाह समय से नहीं मिलने पर ओवर टाइम तक काम लेने को लेकर आक्रोशित है। हालांकि सीएमएस और पांडे ने सुपरवाइजर को दोबारा रखवाए जाने का आश्वासन दिया है।
हमारा नाम शिव प्रसाद है, हम यहाँ के सफाई कर्मचारी सुपर हैं। अच्छा, क्या मांगों को लेकर आज आप लोग? हमारा मांग ये है कि हमारे लड़कों की वेतन भी बढ़ाया जाए और ड्यूटी समय 7 बजे से लगा के 2 बजे तक की जाए। ठीक है, हमारे सुपरवाइजर नीरज सिंह को जो हटाया गया है उनको भी लिया जाए, और जो बच्चे बीमार हो गए हैं यहाँ के इन्फेक्टेड से, उनको हटा दिया गया है, उनको भी लिया जाए। ये सफाई कर्मी जो हैं प्राइम क्लिनिक के तरफ से ठेके पर हैं, तो कल शाम को इनके मालिक ने एक व्यक्ति को निकाल दिया, नीरज सिंह को। उसी के विरोध में ये लोग आज स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन इन लोग से कहा है कि नीरज सिंह को रख लिया जाएगा, उनके मालिक आ जाएं तो बात हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग काम पर लौट जाएंगे। किस कारण पर निकाला गया था? अब ये उन्होंने बताया नहीं, तो अब उनका ठेकेदार का मसला है, ठेकेदार अपना काम लेते हैं। सैलरी की मांग को लेकर बात कर रहे हैं, इस पर सैलरी उनके समय समय पर मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, 1-8 महीने कभी कभी लेट होती है, तो वो और इसी बीच शुरू करेंगे बिजनौर से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारी है और बाइक पर सवार युवक ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर इस वक्त की बिजनौर से आपको बता रहे, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद बता दें कि बाइक सवार की यहां मौत हो गई। और खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में एक 25 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के द्वारा फिलहाल अज्ञात के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मोहम्मद इखलाक छावनी भाई हमारा। क्या नाम था? मोहम्मद आलम। क्या उम्र थी? 25 के आसपास है। कहाँ रहने वाले थे ये? छावनी है ना? दरगाह थाना लगता है। क्या हुआ, कैसे मौत हुई, क्या हुआ? आया था यहाँ दवा लेने, दवा लेकर रहे, पानी लेने गया बाहर, वहाँ से वापसी हो रहा था तो एक 4 व्हीलर गाड़ी आई रफ्तार में, एक गेट पे, एमएनसी गेट पे स्पीड में गाड़ी आई, चढ़ा कर वो डायरेक्ट चली गई आगे। जब पुलिस वालों ने देखा वहाँ पर, तो पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा, भाग कर जा रहा था तो उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसे अज्ञात में रख दिया, वहाँ पकड़ के बंद कर दिया। उसके बाद बॉडी को लेकर, बॉडी डेड हो गई। उसके बाद हमने एफआईआर कराई, एफआईआर कॉपी हमें मिली, मगर उसमें अज्ञात लिखा था, जिसको हमने पकड़ के दिया वो अज्ञात में लिखा हुआ है। कौन है वो? वो लड़का भागते हुए पकड़ा गया है, ड्राइवर है जी। फोटो के हमारे पास, कार नंबर है, लड़के का फोटो चला जी, लड़के का फोटो के हमारे पास। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।